नमस्कार दोस्तों, मैं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा एसटीएन का खास कार्यक्रम स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट आज के वाकई बहुत स्पेशल हैं और स्पेशल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अभी आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और आपका मैं परिचय करा ही देता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आरपी मीणा साहब। डॉक्टर आरपी मीणा साहब अभी हाल ही में कोटा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक पद पे नियुक्त हुए हैं। आरपी मीणा साहब, डॉक्टर आरपी मीणा एक लंबे अरसे से कोटा मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के सीनियर, आप एचओडी हैं और बहुत एक लंबा अनुभव है। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हम धन्यवाद करते हैं। एसटीएन टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे को यहाँ बुलाया और पूरी टीम का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर लंबे अरसे से आप अपनी सेवाएं देते रहे। आप डॉक्टरी पेशे से अब आपका पिछले 3-4 दिन पहले अब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अब आपको नियुक्त किया गया है। आप अब कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं। आप एक नई जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं? देखो, कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो उसके लायक होता है। तो जब मेरे को जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए एक टीम होती है, तो वो टीम गठित करेंगे और टीम के साथ में जो जो दायरा है उसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे कि जैसे अस्पताल के अंदर हर चीज़ के नोडल ऑफिसर्स होते हैं, तो टीम बना करके नोडल ऑफिसर के थ्रू मॉनिटरिंग, मेन चीज़ होती है इसमें कम्युनिकेशन। यदि आपके पास में टीम के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अच्छे अधिकारी बन सकते हो। तो मेरा कोशिश रहेगा कि कम्युनिकेशन अच्छा रहे, साथ में तालमेल अच्छा रहे, साथ लेकर के उनको पॉजिटिव विलिंग डेवलप करें उनके अंदर कि नहीं, आपके अंदर क्षमता है, उस क्षमता के साथ में आप काम करेंगे तो उस काम को अच्छा कर पाएंगे। किसी भी सिस्टम के अंदर जैसे लेखा शाखा होती है, उस प्रक्रिया के थ्रू जाएंगे। उसके साथ में नर्सिंग जो अधीक्षक होता है, नर्सिंग सुपरडेंट, वह उस टीम का लीडर होता है। नर्सिंग जो स्टाफ होता है हमारे, तो उसको पता होता है कि उसके बाद में वार्ड इंचार्ज होते हैं, तो समय समय पे इनको मीटिंग करेंगे। तो वार्ड इंचार्ज को बुलाएंगे, क्या समस्या है, आपके साथ में उनका सामंजस्य कैसे है। बीच बीच में जो अपनी ब्रांचेज हैं, जिसकी तरह से ऑफिस चलता है, उनके साथ मीटिंग करेंगे और बीच बीच में डिपार्टमेंट में जाएंगे और जो जो भी समस्या आएंगी उनको निराकरण करेंगे। कि जैसे मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि जैसे पेशेंट आता है इमरजेंसी के अंदर, तो इमरजेंसी के अंदर रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हो, तो आते ही पेशेंट को रजिस्ट्रेशन ईजी हो, साथ में जाए तो उसकी जांच जल्दी हो, उसकी जांच के बाद में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो ईजी हो। वहाँ जाने के बाद में केयर तो बढ़िया हो रही है अस्पताल में, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं, पेशेंट जब अंदर घुसता है तो उसके अंदर प्रयास किया जाएगा कि उसको ईजी कैसे करें। पेशेंट अंदर एंटर करने से उसको ईजी कैसे, सीधी हो, एक्सरे कैसे हो, ईसीजी कैसे हो जल्दी, उसमें हम काम करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि और अच्छा प्रक्रिया चला सकें। फिलहाल कोटा मेडिकल कॉलेज के पास में 700 के करीब बेड है जी, इंडोर और आउटडोर भी इस वक्त काफ़ी हैवी है जी। और आपने जैसा कि अभी कहा कि भाई पेशेंट जब आता है फर्स्ट टाइम तो उसको ऐसी प्रॉब्लम का फेस ना करनी पड़े, उसके लिए काम करेंगे। अभी हम जब देखते हैं हालात को, बहुत अच्छे नहीं नज़र आते। लंबी लंबी लाइनें हैं, लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। 2-2 घंटे लाइन में रसीद कटानी है, फिर अंदर जाएगा, फिर उसको कब वार्ड मिलेगा, कब बेड तक पहुँचेगा, एक लंबा प्रोसेस है। उसको कम करने के लिए आपके पास क्या उपाय है? आप कम करने के लिए यही है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट जैसे एंटर होता है ओपीडी के अंदर, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखेंगे और कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाया जाए। हाँ, अगर 5 है तो 10 कर दीजिए। उसके बाद में पेशेंट वहाँ से, ये जो अभी सर्वर की भी दिक्कत आ रही है हमारे, ये भी एक बहुत बड़ी, तो सर्वर की दिक्कत आ रही है, तो हम बढ़ाएंगे कि स्पीड जो कि जयपुर से कंट्रोल होती है उसकी स्पीड भी बढ़ाई जाए, ताकि पेशेंट उनको वेट नहीं करना पड़े, जल्दी से स्पीड चल से उसका इंडोर भी आउटडोर भी डिस्चार्ज भी टाइम पे हो और भर्ती भी जल्दी हो जाए। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से इसको सर्वर को भी ठीक करें और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो प्रिंसिपल साहब से कह के और ऊपर सूचित करेंगे कि भाई इसको सर्वर को ठीक करें, ताकि काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएगी उसके बाद।
क्योंकि क्या होता है डॉक्टर साहब, आम एक मानसिकता यही रहती है कि जब भी मैं हॉस्पिटल में जाऊं तो सबसे पहले मेरा उपचार जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, और जब वो वहाँ नहीं होता तो एक फ्रस्ट्रेशन आता ही है। क्योंकि मैं हाड़ौती से, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, हनतखेड़ा से, और ग्रामीण लोग जब मेरे रिश्तेदार या मेरे परिवार वाले आते हैं तो मुझे भी दुख होता है। तो वह मेरे दिल में यही था कि ये जो चीज़ें हैं जो जनसाधारण को भी तकलीफ पहुंचा रही है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि अस्पताल में मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो मित्र लोग हैं, उनको कैसे आ सकें और उनको ला करके यहाँ इलाज कर सकूं कंफर्टेबल हो करके। तो उस प्रयास से कि ये सब मेरे मिलने वाले हैं और मैं इन ला को इलाज करा पाऊंगा, तो मैं सबका इलाज करा पाऊंगा। क्योंकि वो मेरे कोई भी आता है कि हाँ साहब मेरे को ये फलानी बीमारी होगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, तो वो यहाँ आए और उसको सुविधा मिले। किसी को पॉइजन हो गया तो वो पेशेंट आए, फर्स्ट एड मिले उसको। किसी को फ्रैक्चर हो गया तो उसको इजीली उसको मैनेज कर सकें और उसको एडमिट करके उसका उपचार कर सकें। इन चीज़ों को शुरुआत में इजी करने का प्रयास करूंगा, ताकि कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो एक प्रतिबिंब होती है अस्पताल का, तो कि वहाँ से ही उसका रिफ्लेक्शन चालू होता है कि वहाँ यदि आपने इमरजेंसी ठीक होगी तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। तो उसके लिए प्रयास करेंगे कि इसको किस तरह से ईजी बनाएं। एक और मोटी प्रॉब्लम है, हालांकि अपना विषय तो काफ़ी और भी उसमें जाएगा आगे बातों में। सफाई एक आम प्रॉब्लम है, हालांकि इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं, और ख़ासतौर से मेडिकल कॉलेज में हम देखते हैं कि बहुत सारे शौचालयों पे लोगों ने अपने अपने ताले लगा रखे हैं, और मरीज के और उसके परिजनों को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है वहाँ पे। आपने सही कहा है, और डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं इसमें। प्रशासन जो है अपना काम करता है, हर साल उनको सुधरवाते भी हैं, टाइम हर साल उसके लिए बजट आता है, ठीक कराते हैं, लेकिन जन साधारण को किस तरह से शौचालयों का और बाथरूम का यूज करें वो प्रॉपर नहीं आता है। तो किस तरह से क्लीनिंग हो, तो यदि हम कहीं जाते हैं तो जैसे बस स्टैंड की सफाई में, रेलवे स्टेशन की सफाई में और एरोप्लेन की सफाई में, एयरपोर्ट के डिफरेंस होता है। जैसे जैसे आदमी उसको ये खुद जिम्मेदारी अपनी भी होती है, तो उस तरह से हम चाहेंगे कि उन पर स्टिकर लगाएं, उनको समझाने का प्रयास करें कि किस तरह से यूज करते हैं। इसको समझाने से समझेंगे लोग बात। सही बात। और बाकी हर साल कोशिश रहती है कि हम उसको सुधारते भी हैं, तो समझाने का प्रयास करेंगे। प्रयास कर रहता है प्रशासन का, क्योंकि हमको सब पता होता है। पेशेंट आता है हमारे पास कि सब बाथरूम है और वो बंद हो जाता है, बजट नहीं होता तो उस टाइम पे थोड़ा बंद करना पड़ता है, नहीं तो हमारा प्रयास रहता है कि उसको चालू करें। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और ये इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज के बारे में बीच में एक प्रस्ताव ये भी था कि भाई जिस तरीके से पासपोर्ट रूम में अगर हम जाते हैं पासपोर्ट बनवाने, तो बाकायदा वहाँ पे चेयर्स होती है और आगे नंबर लिखे हुए आते हैं, टोकन नंबर इतने का आदमी अभ्यर्थी अंदर जाएगा फिर आएगा। क्या ये सिस्टम अपन मरीजों के ऊपर लागू करने वाले हैं कि भाई मरीज आएँ, उनके तीमारदार एक हॉल में रहें और जिस तरह से उनका टोकन नंबर आए वही दिखाने अंदर जाए, और फिर इस तरह से उनको इसका अच्छा सुझाव है और प्रयास करेंगे। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि भीड़ इतनी होती है, क्योंकि उस प्रक्रिया के थ्रू पेशेंट आते हैं तो उसके अंदर हम सिस्टम में जो 70 पेशेंट देख सकता है एक डॉक्टर, 80% देख सकता है। यहाँ पे 300, 400 मरीज देखने पड़ते हैं। तो और उसके अंदर एक डॉक्टर की कैपेसिटी, क्योंकि उसके बाद में उस डॉक्टर के कई अन्य काम भी होते हैं। ओपीडी में बैठा है, कहीं मीटिंग आ गई तो वो जाना पड़ेगा उसको, तो दूसरा उसको नहीं दिखाना, उसी को दिखाना है। उस पेशेंट को वहाँ से सोच के आया मेरे को उसी को दिखाना है, लेकिन वह कहीं वीसी में चला गया, कोई मीटिंग में चला गया, कोई थिएटर में चला गया इमरजेंसी में, तो वहाँ ये चीज़ों थोड़ी दिक्कत आती है प्रैक्टिकली। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको यदि हो सकता है तो करेंगे, लेकिन उसमें फिर डॉक्टर स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि भाई फलाने डॉक्टर को दिखाना है, जो अवेलेबल होगा उसी को दिखा सकते हैं। तो मरीजों को भी तो ये चीजें छोड़नी होंगी ना, पढ़ के तो सभी एक ही मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या होता है कि देखो ये डॉक्टर्स का पेशेंट का जो रिश्ता है वो विश्वास का है, वो बड़ा मुश्किल से डेवलप होता है और वो पेशेंट चाहता है कि मैं उस डॉक्टर को ही दिखाऊं, और वो जब तक वो उसको बात नहीं करेगा, उसके सामने उसके दर्शन नहीं करेगा, उसको संतुष्टि नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, और ये इसमें अपन ये कहेंगे कि उसके प्रति भाव है, मरीज का डॉक्टर के प्रति विश्वास है, उसको अपन कम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो सोच के पता नहीं क्या क्या सोच के आया, 5 जनों ने बोला कि वो डॉक्टर साहब बढ़िया है, तो वो उसको ही चाहिए। उसको वो मरीज और डॉक्टर के जिस दिन ये हो जाएगा कि उस अस्पताल में
बहुत बढ़िया काम होता है, तो फिर ये डॉक्टर स्पेसिफिक नहीं रहेगा, वो अस्पताल स्पेसिफिक हो जाएगा। तो उस टाइम पे उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इस अस्पताल को उस डायरेक्शन में बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया डॉक्टर मीणा, अब इस प्रयास में होंगे कि कोटा मेडिकल कॉलेज का अपना एक ट्रेडमार्क का हो, ना कि व्यक्तिगत किसी डॉक्टर का ट्रेडमार्क चले कि भाई आप एक बार हॉस्पिटल आ जाइए, उसके बाद में अब आपको ये डॉक्टर्स को ये ABCD करने की जरूरत नहीं है, जो भी मिलेगा आपको अच्छा ही मिलेगा। तो हम को चाहेंगे कि विश्वास जो है अस्पताल के ऊपर डेवलप हो। बहुत अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि भाई वर्कलोड बहुत ज़्यादा है डॉक्टर्स के ऊपर, तो एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ये वर्कलोड पहले से है या कोरोना के बाद में अब आप और ज़्यादा देख रहे हैं कि OPD लगातार बढ़ती जा रही है? नहीं, लोड ऑलरेडी है, लेकिन जो फैकल्टी मेंबर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं। उस डॉक्टर्स के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। किसी को OPD का इंचार्ज बना रखा है, किसी को इमरजेंसी का इंचार्ज बना रखा है, किसी को अकाउंट्स का परचेज ऑफिसर बना रखा है, किसी को लाइट बिजली का इंचार्ज बना रखा है। तो इस तरह से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो और कई उसी के संदर्भ में मीटिंग्स में जाना पड़ता है अपग्रेडेशन के लिए, कोई कंप्लेन आती है तो उसका जवाब देना पड़ता है। तो दूसरी जिम्मेदारियां जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें पहले तो ये होता था कि जवाब आ रहा है 15 दिन में दे देंगे, आज का जवाब आज ही चाहिए, तो वो आदमी बिजी हो जाता है। आज जैसे सूचना आती है उसको रहता है कि मेरे को जवाब जल्दी देना है, तो उसकी तत्परता जो है वो वहां से हट करके इधर आ जाती है, इधर से उठ करके उधर चले जाती है, तो उसमें काम सफर करता है। सुझाव क्या देना चाहेंगे? मतलब आप एक अधीक्षक है, तो अब आपके सुझाव को राज्य सरकार भी ऐसा तो नहीं कि उसको तवज्जो ना दे, क्योंकि अब आप क्या चाहेंगे, मतलब कि डॉक्टर्स के ऊपर इतना लोड उसका ये कि टाइम का मैनेजमेंट करें। टाइम के मैनेजमेंट में पर्टिकुलर कि मेरे को इतने आवर्स हैं, मेरे को इसमें डॉक्टर का जो है कि मेरे को इतने से पेशेंट देखने, या हेल्थ से रिलेटेड जो काम है कि मेरे को इतने पेशेंट देखने, इसके बाद में इस काम के लिए इतना टाइम है, इस काम के लिए इतना टाइम है, तो वो काम मैनेजमेंट कर लेंगे अपन तो शायद इजी होगा उसके लिए। जी, अब ये टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो यहाँ पर मेरा एक सवाल और पैदा होता है कि केवल डॉक्टर का काम पेशेंट देखना और उसको ठीक करना। अभी जैसे मैंने अभी ये सिस्टम चालू करा कि मैं अधिकतर पेशेंट को बोलता हूँ कि मैं विभागाध्यक्ष भी हूँ और जिम्मेदारियाँ भी है मेरे पास, और अभी मैं सुपरिटेंडेंट बना हूँ, तो मेरा रहता था कि कम से कम मैं 10 से 12 बजे 1 बजे तक पेशेंट से मिलूँ 2 घंटे, लेकिन उसमें भी काफ़ी पेशेंट को मैं देख पाता हूँ, ऐसा नहीं हो कि नहीं बैठता। उसके बाद मैं ऑफिशियल वर्क करता हूँ, तो एक टाइम शेड्यूल बन जाए कि हाँ मैं इतने बजे से इतने बजे तो मिलूंगा ही मिलूंगा। तो उसके आपने तो अपना टाइम शेड्यूल बहुत अच्छा सेट कर रखा। आप तो यहाँ आने से पहले भी बड़ी सर्जरी करके आ रहे हैं, अभी आप सर्जरी से OT से ही आ रहे हैं। अभी दोनों घुटनों का ऑपरेशन करके मैं नी रिप्लेसमेंट करके बायोलेटरल आया हूँ, ऑपरेशन भी किया, उसके बाद में ऑफिस का काम भी किया, फिर इधर आया हूँ। जी, एक सवाल मेरा जो यहाँ पे पूछना वाजिब बनता है कि डॉक्टरी पेशे के अंदर मरीज को ठीक है आपने चेक किया, उसको अच्छे से आपने स्वस्थ कर दिया, वापस वो घर चला गया, लेकिन डॉक्टर साहब उस मरीज तक तो ठीक है आपने अच्छा काम कर दिया, लेकिन आपका दायित्व तो शायद पूरी दुनिया के प्रति एक और भी रह जाता है कि अगर कोई एक्सक्लूसिव बीमारी सामने आ रही है, कुछ नई चीज आ रही है बीमारी के अंदर, तो उसके ऊपर रिसर्च भी एक डॉक्टर करता रहता है अपने पेशे में, और वो रिसर्च आपके रिसर्च पेपर्स के माध्यम से इंटरनेशनल नेशनल मैगजीन्स उसको छापती हैं, बताती हैं, जिससे आने वाले डॉक्टर्स को एक अनुभव आप प्रदान करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, और हम जब बात करते हैं शायद ये ओवरलोड होगा वर्क का, कि रिसर्च बहुत कम है हमारे बीच में। हाँ, रिसर्च हमारे डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च का वर्क बराबर चल रहा है। पब्लिकेशन भी हर साल हो रहे हैं, नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, और टाइम पे हमको जनसाधारण को सूचित करने के लिए न्यूज़पेपर में भी देते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी देते हैं, तो कि ये इस बीमारी का इलाज ये है और इस तरह से करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारे पास मैन पावर अभी रेजिडेंट्स भी हैं और फैकल्टी मेंबर भी हैं, तो हम प्रयास करते हैं, ज़रूर कम है जो होना चाहिए, वो केवल व्यस्तता की वजह से, क्योंकि इतना ओवरलोडेड है वर्क में और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि रिसर्च को कंटिन्यू रखें। हमारा एक तो सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का है कि आपका जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है वो राजस्थान के अंदर काफी मान्यता रखता है, शायद राजस्थान में दूसरे नंबर पे इसको माना जाता है, और सबसे ज्यादा MS करने वाले विद्यार्थी कोटा अपने को इसीलिए प्रेफर करते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट है,
स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में बहुत पॉजिटिव है। साथ में एक सिस्टम यहाँ पे हमने डेवलप कर रखा है कि जो भी रेजिडेंट आएगा, जितने भी यूनिट हैं, जैसे हमारे पास 5 यूनिट है, तो उस 5 यूनिट में सबको काम करने का मौका मिलेगा, जो कि राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट, यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं है। जिसका गाइड होता है वही काम करता है। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज कोटा में हमने ये कर रखा है कि भाई जो भी रेजिडेंट आएगा वो सबसे अनुभव प्राप्त करेगा, क्योंकि सबके अंदर क्वालिटी है। 5 यूनिट हेड हैं तो पांचों के अंदर उसको काम करने का मौका मिलेगा, उसका बिहेवियर का उसका पता लगेगा, पैटर्न पता लगेगा, क्योंकि हर आदमी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हर में से एक पॉजिटिव चीज निकालो आप तो, और इसको ग्रहण करके उसकी आर्ट है, उसकी सर्जरी है, उसका बिहेवियर है, उसका पेशेंट के प्रति व्यवहार, पेशेंट के रिलेटिव के प्रति और डिपार्टमेंट के प्रति, तो वो सबसे सीखे। तो ये जो सिस्टम हमारा रोटेशन वाला, वो एक मेडिकल कॉलेज कोटा में है, और डॉक्टर्स, टीचर्स और रेजिडेंट के बीच में अच्छा सामंजस्य है। साथ में फैकल्टी के बीच में भी बहुत अच्छा हमारा पॉजिटिवनेस है, जो कि अधिकतर देखता हूँ दूसरी जगह पे कि वो मेरा 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 चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई भी रेजिडेंट आता है, जैसे अभी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, तो मैंने रेजिडेंट को बोलता हूँ कि आप केवल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, बाकी आपको सब जगह काम करना है, सबको बराबर तवज्जो देनी है और सबसे सीखना है। ये सिस्टम यहाँ पे है, इसलिए लोगों का अट्रैक्शन। साथ में यहाँ पे 2 अस्पताल पैरेलल चलते हैं, नवीन चिकित्सालय भी और MBS भी। तो पेशेंट जो ट्रॉमा है और ये रिप्लेसमेंट है, तो ट्रॉमा और रिप्लेसमेंट का काम इतना होता है। वैरायटी ऑफ सर्जरी देखें तो यहाँ पे जन्मजात जो विकृतियां हैं, आपके इन्फेक्शन है बोन का, साथ में आपकी स्पाइन की इंजरी, स्पोर्ट्स की इंजरी और रिप्लेसमेंट, ये जो ऑर्थोपेडिक के सारे जो एडवांस वर्क हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। और इनके पास 2-2 हॉस्पिटल का एक्सपोजर लेने के लिए रेजिडेंट को रहता है, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ पे वर्क मिलेगा, इंडिपेंडेंटली मिलेगा। और यही कारण है कि जब एम्स के, जब ऑल इंडिया की जो PG की सीट उठती है, तो कोटा बार बार ब्लिंक करता है कि नहीं, राजस्थान में इवन अभी 2-3 साल से तो ये कुछ बच्चे तो जयपुर से पहले कोटा उठा रहे हैं। अच्छा, तो हमने ऐसा भी सुना कि भाई यहाँ से MS करने के बाद में कुछ फॉरेन के भी हॉस्पिटल्स उनको प्रेफर करते हैं, क्या है? हाँ, हमारा जो एकेडमिक है और वर्क जो कल्चर है, उसके बाद में कई बच्चे हमारे इंटरनेशनली और नेशनली, तो UK के अंदर, सिंगापुर के अंदर भी गए हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और फेलोशिप उनको इजीली मिल जाती है, क्योंकि कोई भी फेलोशिप लेते हैं तो कंपटीशन होता है, पेपर होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसमें हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और वहाँ पे फेलोशिप कर रहे हैं, और कुछ तो वहाँ पे ही काम करने लग गए हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। साथ में जो मेट्रोज हैं इंडिया में, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास, सब, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो रेजिडेंट हैं, बॉन्ड के बाद, इनका 30 लाख का बॉन्ड है, उसके बाद भी आउट ऑफ स्टेट के बच्चे यहाँ से MS करके जा रहे हैं, और ये शुरुआत से ही है। तो कई बच्चे हमारे ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, उनके फोन आते हैं, हम बहुत अच्छा लगता है। बेंगलोर है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, पटना है, इधर बठिंडा है, मतलब पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, सब जगह से बच्चे। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि सभी जगह कोटा का नाम रोशन हो रहा है, ये अच्छा लगता है हमारे को। मतलब कोटा खाली कोचिंग से ही, मतलब MBBS नहीं कर, मेडिकल हेल्थ में भी, मेडिकल हेल्थ के अंदर भी कोटा अच्छा ग्रो कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो HOD हैं आर्थोपेडिक के, तो बट नेचुरल है कि आने वाला मौसम अपना बारिश का मौसम है, शहर के हालात भी अच्छे नहीं है, और राजस्थान या पूरे देश भर के अंदर हमारी सड़कों की दशा तो सबसे किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या इस सीजन में केसों की संख्या ज्यादा हो गई है? अभी बारिश अभी हुई है तो अभी तो अपन कह नहीं सकते, लेकिन सावधानी से नहीं चलाएंगे, स्पीड पर कंट्रोल नहीं करेंगे, देख कर नहीं चलाएंगे, तो जो अभी जो टूटा हुआ रोड है और जिसमें स्लिप होने की संभावना है, तो नेचुरली गिरेंगे तो अस्पताल आएंगे। जैसे पिछले कुछ समय में अपने शहर में भी कुछ ज़्यादा इंजरीज हुई, तो क्या आपको लगता है कि ये मतलब सड़कों की दुर्दशा की वजह से लोग असावधानी या हेलमेट नहीं पहनना या और भी? हाँ, नहीं, ये तो लापरवाही तो हमेशा हार्मफुल होती है, पेशेंट के लिए भी, परिवार के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि वो जा रहा है ब्रेक लगा तो आगे वाले को एक्सीडेंट कर देगा, तो वो नहीं चाहते हुए बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो सड़क टूटी है या गतिरोध जो है प्रॉपर नहीं बनाया, तो उससे पेशेंट गिरते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक मेरे मित्र हैं, उनके वाइफ का ऐसे ब्रेकर से गिरी और हेड इंजरी और एक्सपायर हो गई। तो बहुत दुख हुआ उसको कि ये जो स्पीड ब्रेकर है इसको बिल्कुल जो मापदंड है उसके हिसाब से बनाए, जहाँ जरूरत है वहाँ बनाए, और मापदंड का जरूर ध्यान रखें, और उसकी मार्किंग प्रॉपर मार्किंग हो तो कम से कम दिख जाए हो। तो अधिकतर जो मैं देखता हूँ यहाँ पे जो गतिरोधक जो बनाए हुए हैं उसमें
बिल्कुल कोई लाइन वगैरह नहीं होती है, कुछ नहीं। तो क्योंकि लाइटिंग अलग अलग होती है तो एकदम जंप करते गिर जाते हैं, तो बच्चे भी गिरते हैं, बुजुर्ग भी गिरते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ये घटना हुई थी तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ था उसमें। ये मार्किंग होती तो शायद वो ऐसा नहीं होता। एक आप अक्सर एक सवाल ये आता है कि भाई मेरे पीठ में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में मेरे दर्द है, तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास बात करने जाऊं या न्यूरो के पास में जाऊं, एक कंफ्यूजन सा रहता है। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए अगर किसी मरीज के साथ ऐसा हो रहा है, पाँव में दर्द है, हाथ में दर्द है, क्या करना चाहिए उसको शुरुआत? आप कोई भी फिजिशियन होता है, सबसे पहले वो मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, फिजिशियन एमडी हो सकता है, ऑर्थोपेडिक्स होता है, न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जन कोई भी हो सकता है। बेसिक चीज तो सबसे पहले जो डॉक्टर होता है बेसिक जो अवेलेबल हैं वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती है वो बेसिक सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। फिर आपका जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स जहाँ रेफर करें आपको, उसको लग जाता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ है, और यदि कहीं स्पेशलिटी है तो ऑर्थोपेडिक्शन के पास भी जा सकते हैं, न्यूरो सर्जन के पास भी जा सकते हैं। तो दोनों ट्रीट करते हैं इसको, न्यूरो सर्जन भी करता है और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी करता है। लेकिन शुरू में यदि ये स्पेशलाइजेशन है वहाँ तक नहीं पहुँचे तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, ताकि उसको बीमारी को पहचान करके उसका प्रॉपर इलाज कर सकें। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई आपके और हमारे बीच में मेडिकल कॉलेज को लेकर के बातचीत, लेकिन एक जिम्मेदारी अभी और भी है आप पर। आप हैं IMA के अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आप कोटा के अध्यक्ष हैं। आप चूंकि पूरी हमारी डॉक्टरी जमात की अगुवाई करते हैं, आप कैप्टन हैं इस वक्त, तो मैं डॉक्टरों के संबंध में कुछ तीखे सवाल भी आपसे करने की हिम्मत कर जुटा लेता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है कि भगवान अगर कहीं है तो वो डॉक्टरों के भीतर दिखता है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि अगर कहीं दानव है तो वो भी कहीं ना कहीं, वो ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि जब किसी मरीज का इलाज करने में लापरवाही बरती गई, यहाँ तक कि डेड बॉडी का 3-3 दिन तक इलाज होता रहा, अपने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं। तो लोगों ने इस पेशे को कई जगहों से छलनी भी कर रखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इस पे क्या है कि कथनी और करने में बहुत अंतर है। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, जैसे पॉलिटिशियन के लिए भी कहते हैं, पुलिस के लिए भी कहते हैं, मीडिया के लिए भी कहते हैं, पत्रकारों के लिए भी कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब तथ्य इंपॉर्टेंट होता है। जब तक एविडेंस नहीं हो हम उसका बात मान नहीं सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अधिकतर मेरा मानना यह है कि जो भी कोई भी प्रोफेशन के अंदर, वो पत्रकार हो, डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस हो, पॉलिटिशियन हो, वह किसी का अनहित होता नहीं देख सकता। लेकिन अपनी मानसिकता जो ऐसी होती है कि हमको कुछ लालच आ जाता है उस टाइम पे घटना के ऊपर, किस तरह से उसको मोल्ड करें, किस तरह से उसको रूप दें ताकि उसको लोगों में सिंपैथी डेवलप हो और उसके साथ उसको एजिटेशन में कन्वर्ट करें। तो अधिकतर मेरा मानना है, क्योंकि मैं 20 साल से कोटा में हूँ और मेरे के अंदर भी हमेशा मरीज के प्रति जो पॉजिटिवनेस रहता है। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर ही क्या, कोई भी प्रोफेशन ऐसा हो, वो किसी को दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा सकता। पैसा दूसरी बात है, पैसा के जो है आना जाना, जिसकी किस्मत में जितना लिखा वो आएगा और जितनी मेहनत करेगा उतना आना है और जाना है। लेकिन कोई भी प्रोफेशन अपने कस्टमर को नाराज करने के लिए नहीं बना और नहीं चाहेगा कि मैं बदनाम हूँ। तो डॉक्टर कैसे चाहेगा कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे कि बदनामी हो? नहीं तो अस्पताल एक दिन में बंद हो जाएगा या वो उसकी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। तो तथ्यात्मक रिपोर्ट अलग होती है और इमोशनल अलग होता है। तो अधिकतर जो घटनाएं सुनने में आती है वो इमोशनल ज्यादा होती है, और उसके बाद भी यदि तथ्य पाए जाते हैं तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होती है, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है, बहुत कम है। इमोशनल ज्यादा ब्लैकमेल होता है, कोई भी होगा, कोई भी प्रोफेशन हो। उन्होंने कहा कि भाई कई कंपनियां जो हैं आपको पैकेज देती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बाहर घुमाने ले जाती हैं और उसके चक्कर में डॉक्टर्स जो है हमारे एक ही दवाई लिखना या एक ही कंपनी की दवाई लिखने के। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे सामने इस वक्त IMA के अध्यक्ष पे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप कंप्लीट एक अगुवाई करते हैं डॉक्टरी जमात की, इसलिए मैं ये सवाल आपसे रख रहा हूँ आपके सामने। क्या ऐसा होता है कि भाई कुछ डॉक्टर्स या प्राइवेट डॉक्टर्स पर्टिकुलर किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए जरूरत से ज्यादा उसकी दवाइयाँ लिखते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कोई भी एक्टिविटी होती है, नेशनल हो, स्टेट की हो, इंटरनेशनल हो, एक प्रक्रिया होती है एकेडमिक एक्टिविटी, और वो होती है MCI या NMC के गाइडलाइन के अनुसार। अब 5 प्रोडक्ट, आप 5 कंपनियां एक प्रोडक्ट बनाती है। एक पैरासीटामोल है, उसको 5 कंपनियां बनाती है
वो 5 तरह की पैरासीटामोल को लिखने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। उसको तो लिखना है कि पैरासीटामोल लिखनी है, डाइक्लोफिनेक लिखनी है, एंटीबायोटिक लिखनी है। अब एकेडमिक एक्टिविटी के अंदर, एमसीआई के अंदर एकेडमिक बैन नहीं है, तो उसके अंदर उसको एक किसी को लिखना है, तो और कोई यदि एक्टिविटी कराती है उसमें जाता है तो उसमें नुकसान नहीं है। और मैं तो सरकार से कहता हूँ कि ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दे रखी है, आप तो इस दवाई को रेट फिक्स कर दो ना, सभी का रेट फिक्स कर दो। हाँ, झंझट ही खत्म। डाइक्लोफिनेक की रेट ये 1 रुपये की तो 1 रुपये की मिलेगी, किसी से भी लो, किसी भी कंपनी से लो। आपने एक को 1 रुपये की कर रखी है, एक को 10 रुपये की, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो अपने दे रखी है। तो पाबंद करें कि जो दवाइयाँ हैं उसकी रेट फिक्स हो जाए, सेंट्रल भी फिक्स करे, स्टेट भी फिक्स करे, ताकि ये आपका प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाए और ये रहेगा नहीं, ऑप्शन ही नहीं रहेगा, कोई सी भी दवाई कहीं से भी लें, लेकिन रेट उसका, जब आपका मार्जिन रहेगा कि मैं 5 रुपये 3 रुपये गैप रहेगा, तो उसमें डेफिनेटली लालच दुकानदार को भी आएगा और दूसरे को भी आएगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि आपने जो आप कहते हो एक तरफ की एक कमीशन है, तो कमीशन को आप रेट कंट्रोल करो ना इसको। जैसे पेट्रोल की रेट फिक्स कर रखी है ऑल इंडिया, या पर्टिकुलर फिक्स कर रखी है, डीजल की रेट फिक्स कर रखी है, तो आप इन मेडिसिन के जो कि सारा कंट्रोल है, ड्रग कंट्रोल, रेट फिक्स करो ना आप, तो झंझट ही खत्म, रेट फिक्स कर दो आप, बिल्कुल। तो उससे आपका ये जो लोगों के प्रति भ्रांतियां हैं वो खत्म होगी। अदरवाइज जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं 5 और एक को चुनता है तो उसमें लाछन लगना स्वाभाविक है। क्यों? यहाँ डिफरेंट रेट में डिफरेंस आ रहा है और 5 की रेट सेम है और कहीं से भी एक ले ले तो कोई लाछन नहीं लगाएगा। कोई कि एक चीज बच रही है 10 रुपए की, एक मिल रही 1 रुपए की, वो तो 2 रुपये वाला कहेगा ये 10 रुपये में के साथ इसका मार्जिन है। ऐसा करते ही क्यों है? जब ड्रग कंट्रोल अपने पास है तो सेंट्रल से और स्टेट से हम तो ये कहते हैं रेट कंट्रोल कर दो ना। ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि एक ही फार्मूले की जब 4 कोई कंपनियां अलग अलग दवाइयां बना रही हैं तो उनका रेट में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक ऐसे ही यदि कोई अपने इम्प्लांट डालते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नी रिप्लेसमेंट की और या एंजियोप्लास्टी की रेट फिक्स कर दी। अभी नी रिप्लेसमेंट की जो नी आएगा उसकी रेट फिक्स है, कहीं से भी ले, प्राइवेट में जाए, कॉर्पोरेट में जाए, सरकारी में, रेट फिक्स है उसकी। तो यस, नी रिप्लेसमेंट की ऐसे हर दवाई पे आप फिक्स कर दो ना। हाँ, मतलब ये तो ये जो आरोप, जो प्रत्यारोप है, खत्म हो जाएगा। वो किसी भी दवाई, कोई सी भी कंपनी, किसी वही वो रेट फिक्स है उसकी। तो हम तो कहते हैं कि ड्रग कंट्रोल से साथ रेट फिक्स हो जाए इनकी। तो ये जो समाज के अंदर जो भ्रांतियां हैं, समाज के अंदर जो ये भाव है, वो चेंज हो जाएगा। अब आज की तारीख में नी की जो रेट फिक्स हो गई है पिछले 2 साल से, तो हम बहुत कंफर्टेबल, कहीं भी कराए मरीज, रेट फिक्स है। नी की रेट फिक्स है कि आपका 3 मॉडल है, जैसे किसी भी गाड़ी लेते हैं या कोई भी सामान लेते हैं, एक तो बेसिक होता है, एक मीडियम होता है, एक टॉप मॉडल होता है। तो ऐसे ही ये जॉइंट्स हैं 1, 2, 3, उसकी रेट फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको ये लगाना तो ये लगाना, ये लगाना तो ये लगाना, ये मार्जिन नहीं है, फिक्स है, उसका जीएसटी लगा और उसको बेचेगा। तो ऐसे ही दवाइयों पे रेट कंट्रोल कर लो, ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हम तो आई में तो यही कहता है कि रेट कंट्रोल कर दो साहब, और मैं इसके फेवर में हूँ। एक सवाल जो कॉमन, एक सवाल जो काम करता है वो ये करता है कि जब खास तौर से जो मरीज के, जब पेशेंट मरीज को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जो मौजूद जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनका व्यवहार थोड़ा सा कर्कश भरा होता है, चाहे वो रेजिडेंट की समस्या हो या उनसे सीनियर्स की हो। आमतौर पे लड़ाई और झगड़े और दंगे की जो नौबत आती है वो इसी बात को लेकर के आती है। और एक ये कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे कोटा में भी कई बार, ये साल में 2-5 बार कम से कम इस तरीके के वाकया होते ही होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए? मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हूँ और सबसे बीच में रहता भी हूँ, सुनता भी हूँ। उसके अंदर यही है कि पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस, गुस्सा दोनों तरफ से आता है। पेशेंट से डॉक्टर कभी भी गुस्सा नहीं करता है, लेकिन उसके जो अटेंडेंट हैं, जो उसकी गंभीरता के बारे में पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स वहाँ जो मौजूद होता है। कई मरीज तो ऐसे आते हैं कि उनके छोटी सी चोट है और एक मरीज वहाँ पे एमआई का, हार्ट अटैक का पेशेंट आया हुआ है, वो उसको अटेंड कर रहा है, तो उसको लगता है कि ये खून जो निकल रहा है ना, ये भारी है, उधर हार्ट अटैक, जबकि वो डॉक्टर्स के लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट अटैक वाला। या कोई पॉइजन वाला पेशेंट है, उसको डील कर रहा है, उसको लगता है कि तो वो मरीज के रिश्तेदार कहता है कि डॉक्टर साहब पहले इसके टाँके लगाओ,
तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो 1 मिनट में असेस कर लेते हैं कि किसको प्रायोरिटी देना है, किसको प्रायोरिटी नहीं देना। लेकिन मरीज के जो रिश्तेदार जो आते हैं, जो इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वो इमरजेंसी कौन सी है, वो इमरजेंसी कौन सी है, लाइफ थ्रेटनिंग कौन सी है और इसको रोका जा सकता, उसको पता नहीं होता इसके बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में पता नहीं होता। उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। वो बोलता है कि साहब पहले आओ, वो कहता है कि साहब पहले इसको बचाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि सीरियस कौन सी इंजरी सीरियस है, कौन सी इंजरी नॉन सीरियस है। तो प्रायोरिटी देने की कोशिश करता है, लेकिन अटेंडेंट उसको समझ नहीं पाता और इसी को लेकर के ये असमंजस बैठ करके ये दंगा फसाद होता है अधिकतर। डॉक्टर आरपी मीना बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं और गांव का नाम है हनुमंत खेड़ा। जानना चाहेंगे एक हनुमंत खेड़ा का एक छोटा सा गांव का छोटा सा विद्यार्थी कैसे कल्पना करता है आगे बढ़ने की, किस किस उस तरीके के उनके रास्ते में बाधाएं आती हैं और फिर वो धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस के साथ में एक कोटा मेडिकल कॉलेज का अधीक्षक बनता है। थोड़ा सा आप अपनी यात्रा पे। मैं ग्राम हनुमंत खेड़ा से पैदा हुआ और हम 8 बहन भाई हैं। माता पिता किसान थे और उस बचपन के अंदर 8 बहन भाइयों के बीच में मेरा 5वां स्थान है। उस परिवार में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। बचपन के अंदर ये जो आज कंपटीशन देखने को मिल रहा है लोगों में शुरू से ही कि ये करना है, ये करना है, पेरेंट्स ये लोड नहीं था हमारे पास, बस पढ़ना है और परिवार वालों की मदद करनी है। और कहीं ऐसा लगता नहीं था कि हमको एक्स्ट्रा कुछ करना है, खेल भी लिए, कूद भी लिए और पढ़ लिए। जब 5th 6th में आए तो एक हमारे देवली अरब में मैंने मिडिल स्कूल से वहाँ किया और उसके बाद में मल्टीपर्पज़ से मैंने हायर सेकेंडरी किया। प्री डिग्री मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया। उसके बाद RNT मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। MS मैंने जोधपुर मेडिकल कॉलेज से किया और फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर हुआ और 2005 से यहाँ पे कोटा में हूँ मेडिकल कॉलेज में। वैसे कोटा 2002 में आ गया था मैं। तो हनुमंत खेड़ा के बीच में लालन पालन गांव के अंदर भाई बहनों के बीच में हुआ। पढ़ाई में होशियार था मैं। तो हमारे एक राम कल्याण जी शर्मा हमारे जो हेडमास्टर हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये कुछ करेगा। 6th क्लास में मेरी मीनिंग रटने की कैपेसिटी हो, कुछ मैथ्स है, मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी स्कूल के हिसाब से, ग्रामीण परिवेश से। तो वो कहते थे कि कुछ करेगा आगे जाके। और मेरे जो बड़े भाई हैं 2 वो पढ़ नहीं पाए क्योंकि बड़ा परिवार था और छोटा सा। तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर को, इसको डॉक्टर बनाना है। भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर बनाना है और गुरुजी ने कहा है कुछ करेगा। तो हमने उस डायरेक्शन में सोचना चालू किया और इसीलिए 9th में मल्टीपर्पज़ में परसेंटेज के हिसाब से मिलती थी उस टाइम पे सब्जेक्ट। तो मेरे को बायो मिली। बायो मिलते ही, क्योंकि मैं उस गांव का, उस क्षेत्र का बायोलॉजी लेने वाला पहला कैंडिडेट था। अच्छा। अधिकतर लोग मैथ्स और आर्ट्स लिया करते थे, तो मैंने बायोलॉजी ली कुछ हटके। मल्टीपर्पज़ से मैंने हायर सेकेंडरी किया। उसके बाद में वहाँ से जैसे ही हायर सेकेंडरी हुआ, बोर्ड हुआ करता था। बोर्ड के अंदर भी ये हालत थी कि लोग उस टाइम भी कहते थे कि बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का उस टाइम बहुत जज्बा रहता था, बहुत डर रहता था कि मतलब 10th में जाना है मतलब फेल होना है। देख ग्रामीण परिवेश में ये हालत थी। लेकिन मैं 10th में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ तो लोगों में बहुत खुशी हुई कि चलो ये आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। पहला स्टूडेंटों में जो मेरे गाँव से डायरेक्ट कॉलेज में बिना गैप के गया हूँ। अच्छा। और गैप में के बाद कॉलेज के बाद भी मेडिकल कॉलेज में गया हूँ। वो अपना दौड़ अलग था, जब तो शायद 3rd और 2nd डिवीजन पे तो मिठाई बढ़ जाती थी। और प्रचार प्रसार के कोई साधन नहीं थे उस टाइम पे। रिजल्ट भी पेपर में देखते थे, लेकिन लंबी चौड़ी लिस्ट हुआ करती थी, उसमें छांटते थे, देखते थे ऊपर तो नहीं, तो आएगा ही नहीं, इसमें आएगा। तो मतलब अच्छा सा लगता था। उसके बाद मेरे मित्र जो लोग हैं, डॉक्टर अमित गोयल है मेरे साथ में, उन्होंने कहा यार तैयारी करनी है PMT की और इसमें डॉक्टर बनते हैं। क्योंकि शुरुआत में बस ये पढ़ना था, केवल पढ़ के पास होना था। फिर उन्होंने इच्छा जागृत करी तो कभी तैयारी करनी, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। उनके फादर लेक्चरर थे केमिस्ट्री के, शिवनारायण जी गोयल। तो उसने कहा यार मैं तो तैयारी करूँगा, तो मैं हमने भी तैयारी करी और लकीली मैं राजस्थान में 3rd रैंक मेरी आई। कौन सा सन रहा होगा डॉक्टर साहब? 91। तो 3rd रैंक आई और मेरे को सारे कॉलेज मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी रैंक आने के बाद भी ये जो आजकल तो होर्डिंग लगते हैं, किसी ने धन्यवाद भी नहीं दिया कि भाई तेरे को कांग्रेचुलेशन बोलना नहीं। मतलब गांव में क्या जाने कांग्रेचुलेशन क्या होता है, बधाई क्या होती है। तो उस परिवेश में हमने
फिर हमारे जो टीचर थे उनको बोला कि सर सिलेक्शन तो हो गया, अब कहाँ जाना है ये भी पता नहीं कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज कोई सा भी ले लो, कोई चिंता नहीं है। फिर मेरे को जयपुर कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल रहा था सारा, तो उन्होंने कहा मैं उदयपुर चला गया। फिर वहाँ पे मैं तो ये कहता हूँ मित्र जो होते हैं ना बहुत ज़रूरी हैं। टीचर और मित्र जो होते हैं यदि आपके अच्छे हैं तो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, आसान हो जाती है थोड़ी। तो मित्रता मेरे अच्छे लोगों में रही। और वहाँ का जो सर्कल था उसमें मेरे यहाँ भी मित्र हैं, डॉक्टर नीलेश जैन हैं, डॉक्टर अमित गोयल हैं, डॉक्टर दिलीप महेश्वरी जी हैं, ये मेरे सब बैचमेट हैं। तो इनके बीच में रह करके हमने पढ़ाई करी, एंजॉय भी किया और वहाँ से पास हो गए रेगुलर में। उसके बाद हमारे मित्र ने बोला कि हम तो आगे यूपीएससी दी हमने, मेडिकल की यूपीएससी, उसमें मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ। लेकिन यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद में कि भाई कुछ आगे करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, उसमें सिलेक्शन के बाद भी नहीं किया और मैंने प्री पीजी दिया। प्री पीजी में मेरा 2nd रैंक आया। उसके अंदर भी मेरे को हर कॉलेज राजस्थान का हर ब्रांच मिल रही थी। तो सब लोग मेरे को कहते थे कि पीडियाट्रिक्स में जाएगा, रेडियोलॉजी में जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं गया मैंने कुछ डिफरेंट करना है। तो मैं ऑर्थोपेडिक लिया मैंने सबसे हट करके। ऑर्थोपेडिक्स का मेरा सर्जिकल स्किल था कि मैं सर्जिक में जाऊंगा मैं, तो टॉप ब्रांच उस टाइम पे ऑर्थोपेडिक होगा। तो ऑर्थोपेडिक मैंने उठाने के बाद में मित्रों ने बोला कि भाई एसएमएस और जोधपुर, फर्स्ट लोगों की चॉइस होती थी एसएमएस। तो मेरे एक मित्र थे, सीनियर थे, उन्होंने कहा यार जोधपुर का जो थिएटर है ना और वहाँ की जो है अभी बहुत डेवलप्ड है और ऑर्थोपेडिक बहुत अच्छी है। तो 2nd रैंक होने के बावजूद मैं जोधपुर गया और वहाँ से मैंने पीजी किया। पीजी करने के बाद मोटिवेशन हमेशा टीचरों का और दोस्तों का बहुत ज़रूरी है। यदि आपका सर्कल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स का, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर वहाँ से पीजी करने के बाद वापस आया तो मैंने यहाँ पे शुरुआत 2002 में प्राइवेट में काम किया। अच्छा। 2 साल तक। उसमें यहाँ का सर्कल मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इन लोगों के बीच में जब कोटा का कुछ अच्छे लोगों के बीच में मेरे को काम करने का मौका मिला तो इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। फिर बीच में आरपीएससी निकली, आरपीएससी के बीच में मैं सिलेक्ट हुआ। फिर कहा कि यार कॉलेज में जा रहा है इसलिए चले जा, नहीं तो काम तो तेरा बहुत अच्छा है प्राइवेट में भी। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में आया। फिर मेरा पोस्टिंग जेएलएन मेडिकल कॉलेज में हुआ। फिर जेएलएन से कोशिश करी, कोई परिवार हैं तो यहाँ से कोटा आया। फिर कोटा में भी एक एनवायरनमेंट था आईएमए का भी और मेडिकल कॉलेज का भी, तो दोनों के बीच में जो एक सर्कल था, दोनों पैरेलल अच्छे लोग मेरे को मिले। आईएमए के अंदर मैं शुरू से जुड़ा। मैं 2008 में जॉइंट सेक्रेटरी बना, 2012-13 में सेक्रेटरी बना, 2015-16 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना और 2022-23 में मैं प्रेसिडेंट बना। तो हर स्टेज मैंने, क्योंकि 2004 में मैं इसका मेंबर बन गया था आईएमए का, तो वो आईएमए के लोगों के बीच में रह करके, अच्छे लोगों के बीच में, उन्होंने मेरे को समझा कि है उसमें क्वालिटी है, इसलिए मेरे को टाइम टाइम पे इन्होंने नॉमिनेट किया। सारी स्टेज जॉइंट सेक्रेटरी भी बना, सेक्रेटरी बना, वाइस प्रेसिडेंट बना और प्रेसिडेंट भी बना, चारों स्टेज। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और अब अधीक्षक। तो ये सब चीज़ें मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका सर्कल अच्छा है और सीनियर से आपके रिलेशन अच्छे हैं और सीनियर को आप ओबीडियंट रहते हो, कहना मानते हो और कुछ सीखने की ललक रहती है, तो प्रशासन के साथ में मैं हमेशा साथ में रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब के साथ भी हमेशा रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट के साथ भी अच्छा व्यवहार है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी का नतीजा है कि आईएमए कोटा के सभी डॉक्टर्स ने मेरे पर विश्वास करके मेरे को आईएमए का प्रेसिडेंट बनाया। तो डॉक्टर साहब, आपने उस दौर में कभी किसी कोचिंग में थोड़ी पढ़ाई की होगी? बिल्कुल नहीं। मैं हनतखेड़ा गांव में एक छोटे से घर में जहाँ मौका मिला हम छत पे पढ़ लिए। हम अंदर उसमें घर में कच्चा लाइट भी पूरी सूरी नहीं आती थी, पीला बल्ब हुआ करता, पीला वाला बल्ब, ट्यूबलाइट भी नहीं हुआ करती थी। अंत में मैं एक आपसे और सवाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कोटा में, जहाँ आपका जीवन संघर्षों से घिरा रहा, वो देखते सुनते आ रहे हैं। अब जो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है, वहाँ आने वाले छात्र बाहर से आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं। जब वो कुछ नहीं कर पाते तो अवसाद का शिकार होता है, डिप्रेशन में आते हैं और कुछ ना कुछ गलत कदम उसमें से कुछ लोग उठा लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आपका खुद का जीवन एक मतलब आदर्श है, होना चाहिए लोगों के लिए, बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों को आप किस तरह से क्या कहेंगे? हर बच्चे के अंदर प्रकृति का रूप है और कैपेसिटी होती है, लगन होती है उसकी और एक रुचि होती है उसकी। तो कभी भी एक
लाइन नहीं खींचना चाहिए कि मेरे को यही करना चाहिए। ज़िंदगी में एक सेकंड ऑप्शन जरूर रखना चाहिए और अपनी जो रुचि है उसको सामने लाना चाहिए, परिवार के भी और टीचर्स के बीच में भी, कि मेरी रुचि है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो वो घुटने के बजाय अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से उसके अंदर की जो रुचि है उसको जो करना है, मन है, उसका बोलना चाहिए और कभी भी घबराना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति के अंदर सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। हर क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, केवल लिमिटेड क्षेत्र ऐसा नहीं कि वहीं डेवलप होता है। तो बच्चों से ये करना चाहिए कि आपके सेकंड ऑप्शन भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी केवल एक उससे नहीं चलती है, समाज के सारे पिलर मिलकर के ज़िंदगी सफल बनाते हैं। तो बच्चों का यही आग्रह मेरा तो कि आप अपनी मन की बात को दिल में नहीं रख करके आप अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से और टीचर से बताएं, ताकि सही जगह पे समाधान हो सके और आपकी डायरेक्शन सही मिल सके। तो डॉक्टर साहब, आपसे हमने काफ़ी लंबी बातचीत की और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समय समय पे आपसे बातचीत इसी तरह से सिलसिले बने रहेंगे, जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझको यहाँ बुलाया और सबसे बात करने का मौका मिला मेरे को। तो पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको। और कोशिश करेंगे आप और हम मिलकर के कोटा के अंदर जो भी सुझाव आएंगे उसका हम समाधान करेंगे। और जो पर्पज़ आपका है वही पर्पज़ मेरा है कि चिकित्सा क्षेत्र में हम कोटा को एक पॉजिटिवनेस में करके कुछ चीज़ें दें, ताकि लोगों को ईजी बनाएं, उसको सुलभ बनाएं उसको, और उसका जन सेवा अपन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू।